नमस्कार, आपका स्वागत है अचीवर्स अड्डा पर और ये है अड्डा 247 द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बैंकर्स अड्डा एसएससी अड्डा। हमारे साथ मौजूद है नितिन, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने क्रैक किया आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। आपका स्वागत है सर इस शो के अंदर। और सबसे पहला आपका पहले कमेंट्स और आपका जो बैकग्राउंड रहा, जो जर्नी रही, अगर वो बता पाएँ हमारे एस्पायरेंट्स के लिए। सर मैंने 2009 में बीटेक ज्वाइन किया था। ठीक है। 2013 में बीटेक पास आउट हुआ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक पास आउट किया है। उसके जस्ट बाद मैंने 2014 में जॉब ट्राई की है। 2014 में रेवलकॉम ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। ठीक है। जिसे मैंने 1 साल तक कंटिन्यू किया है। फिर 2015 में अप्रैल 2015 में मैंने रिलायंस जियो ज्वाइन किया, जिसे मैंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है। ठीक है। मीनवाइल मैंने 2014 में ही IBPS एग्ज़ाम्स देने स्टार्ट किए हैं। ठीक है। IBPS 14 में मैंने IBPS PO क्लियर भी किया था, बट डॉक्यूमेंटेशन राउंड में मैं बाहर हो चुका था। ठीक है। मीनवाइल मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए उसी टाइम पे, जिसे मैं क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है। बट फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम निकला है तो बाद में भी निकल सकता है वो। जस्ट बाद 2015 में मैंने एग्ज़ाम्स दिए जॉब के साथ साथ, बट मैं एग्ज़ाम निकाल नहीं पाया। प्री निकले हैं सभी, बट मेंस कोई भी नहीं निकला। रीज़न था कि फोकस नहीं था इतना। 2016 में फिर से मैंने एग्ज़ाम्स देने की सोची, बट सोचा कि जॉब के साथ साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैंने मेडिकल लीव ली अपनी काफ़ी लंबी। ठीक है। जिसके लिए मैंने कंपनी से इश्यूज़ भी काफ़ी हो गए थे। ठीक है। रिलायंस जियो। ठीक है। जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बट टेक्निकली पहले से था। ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि SBI क्लर्क निकला, प्री निकला, काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा, बट मेंस में GA में कट ऑफ नहीं निकल पाई मेरी, जिसकी वजह से मैं सेक्शन टोटल नहीं निकाल पाया अपना। ठीक है। उसके उसके बाद IBPS PO प्री निकला, बट मेंस में मैं रीजनिंग में फेल हो गया, जिसका काफ़ी शौक भी रहा मुझे, क्योंकि रीजनिंग में फोर्टे था। उसके जस्ट बाद आया RRB PO, सभी कट ऑफ्स निकले, बट टोटल में नहीं निकल पाया। उसके बाद काफ़ी डिप्रेशन में भी चला गया था मैं काफ़ी टाइम तक जी। 15 डेज तक मैं कोचिंग आता, उसके बाद घर जाके वापस रूम में किसी से बात नहीं करता था मैं। उसके बाद किसी ने मुझे मोटिवेट भी किया, काफ़ी फ्रेंड ने, जिसकी वजह से ही मैं शायद आज यहाँ पे हूँ। मोटिवेशन का असर ये रहा कि RRB क्लरिकल के टाइम पे, ऑफिस असिस्टेंट के टाइम पे काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए वो। अच्छा। सभी सेक्शंस पर निकले, एग्ज़ाम निकला। उसके बेनिफिशियल वो भी रहा कि IBPS क्लर्क भी मेरा रिजल्ट वेटिंग है अभी, जिसमें मुझे होप भी है। IPP भी मेंस निकला, प्री निकला सॉरी, ओके, जिसका मेंस के रिजल्ट वेटेड है अभी, इसमें भी होप है मुझे। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप नर्वस ना होइए, ठीक है। आपने जो बिल्कुल बताया बिल्कुल सही बताया, और मैं मानता हूँ कि इतना फेलियर देखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अगर एग्ज़ाम निकलता है तो एक अंदर से एनर्जी आती है। तो सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि आपने अभी बताया कि पहले कई एग्ज़ाम्स आपने दिए आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन, एंड उनमें से कई एग्ज़ाम नहीं निकले, तो उनमें आपने क्या गलती की और अब आपने क्या सही किया आपके हिसाब से? मैंने एक्चुअली कभी फोकस नहीं लिया था इतना। मुझे लगता था कि मैं सीरियस हूँ, बट मैं सीरियस नहीं था। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में कभी नहीं पढ़ता था। मुझे लगता था कि निकल जाएगा ये तो सेक्शन, आसान है, मैथ्स रीजनिंग में मार्क्स ला के इसकी कट ऑफ भी निकल जाए तो बेनिफिशियल रहेगा वो, बट वो नहीं हो पाता था। सेक्शनल में ही मैं काफ़ी लो मार्क्स ले रहा था, तो फिर नहीं हो पा रहा था वो। बट फिर मुझे IBPS PO के बाद, और PO में एक्चुअली मेरा निकला भी, GA सेक्शन क्लियर हुआ, RRB PO में GA सेक्शन क्लियर हुआ। फिर मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ थोड़ा सा पढ़ने से हो सकता है ये सेक्शन भी, कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये कि नहीं होगा। तो क्या आपने डिफरेंस, क्या डिफरेंस था तैयारी में, खास तौर पे GA की जो बता रहे आपका एक वीक पॉइंट है? मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किए, बैंकिंग पढ़नी स्टार्ट की मैंने, वीडियोज़ देखे जो बेनिफिशियल रहे मुझे। उसके अलावा बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल मैंने कभी नहीं, मैंने सभी लोगों को रेफ़र किया आज तक कि बैंकर्स अड्डा कैप्सूल पढ़ो, बट मैंने खुद कभी नहीं किया वो। अच्छा। बट उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया वो। 68 पेजेस का कैप्सूल था शायद कुछ। तो फिर मैंने वो पढ़ा, तो जो बेनिफिशियल रहा मुझे। IBPS PO में सिर्फ कट ऑफ निकली थी मेरी, RRB PO में कट ऑफ से 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, बट इस बार RRB OA में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए उसमें, जिसका मुझे बेनिफिशियल रहा कि ओवरऑल मैं निकाल पाया। अच्छा, तो आपने अभी कहा कि आपके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको हेल्प किया, एंड कई एग्जाम आपने कहा कि प्री निकलता था या फिर 1-2 सभी एग्जाम्स के प्री निकले ऑलमोस्ट मेरे, SBI PO छोड़ के इस साल का। हाँ। और बाकी सभी एग्जाम्स के प्री निकले हैं मेरे, कोई ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल ये बनता है कि मेंस में ऐसा क्या दिक्कत होता है? मतलब आपने अब तो खैर मेंस निकाल लिया RRB OA का, पर दिक्कत क्या होती है मेंस में? मतलब ये अगर बताना चाहें हमारे एस्पायरेंट्स को आप। एक्चुअली एस्पायरेंट्स के लिए था कि मुझे था कि मैं सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के बेस पे ही एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, बट वो था कि नहीं निकल पा रहा था वो। GA में फेल होने का बेनिफिशियल नेगेटिव पॉइंट जाता था कि एग्ज़ाम को फ़ायदा नहीं था कि इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग में आप स्कोर कर रहे हो। ठीक है। इसलिए आपको सभी सेक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा। ओके,
मतलब मेन ये था कि बॉटम लाइन ये है कि आपको जीए भी देखना GA भी देखना पड़ेगा, कंप्यूटर हर भी सेक्शन देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, और आपका जो एक लाइफस्टाइल है पहले और अब में क्या अंतर है। मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी मदर एक हाउस मेकर है। ठीक है। एक एल्डर ब्रदर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यूएस में। ठीक है। तो मोटिवेशन मिलता है अपने बड़े भाई से? बिल्कुल मिलता है। तो उनकी गाइडेंस या फिर आपके फादर की गाइडेंस का रोल बड़ा होगा इस पर्टिकुलर बिल्कुल जर्नी में? मेरे फादर ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम बीटेक के बाद बैंकिंग में क्यों जा रहे हो। ब्रदर ने भी हमेशा कहते थे कि टेक्निकल रहो, बट मेरा नहीं था मन कि 9 to 6 की जॉब करो आप, कुछ अलग करना था मुझे एक्चुअली। ओके। मैंने ऑफिस भी इसलिए छोड़ा कि मुझे 9 to 6 जॉब नहीं करनी थी, मुझे कुछ अलग करना था। तो बैंकिंग में आप बैंकिंग में। चलिए और सवाल लेते हैं। सवाल यहाँ पर ये लेते हैं कि आरआरबी का जो पेपर है एंड आपका जो एक एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया दैट इज़ आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, जो क्लरिकल कार्डर एग्जामिनेशन खास आरआरबी का है, उसके बारे में एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि बहुत हाई कट ऑफ जाता है। तो टिप क्या होगी आपकी आरआरबी ओए के लिए, हमारे एस्पायरेंट्स के लिए? आरआरबी ओए के लिए ये है कि अगर आप कट ऑफ हाई जा रहा है तो एग्ज़ाम भी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है उसके लिए। ठीक है। अगर लेवल हाई रहेगा तो कट ऑफ कम हो जाती है, तो वाइस वर्सा चलता है केस। तो क्या ट्रिक्स, कुछ टिप्स आप देना चाहें अगर? आरआरबी ओए में बेनिफिशियल रहता है कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। ओके। जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अगर आपका एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। तो ये एक बेसिक रहता है। चलिए कुछ सवाल और लेते हैं। सवाल ये और लेते हैं कि जब वो दिन आया, आपने बहुत ट्राई किया है, आपने किया, तो उस दिन क्या फीलिंग थी कि जब आपका निकला? तो एक मैं जस्ट दिल्ली से पहुंचा था घर अपने, पानीपत से रहता हूँ मैं। पानीपत में जैसे मैं पहुंचा, अप्रोक्स 8 बजे पहुंचा था मैं। एक फ्रेंड का बर्थडे भी था उस दिन, पार्टी के लिए निकलना था हम लोगों को। बट मुझे दिन में पता लगा था कि रिजल्ट आएगा, आईपीएस की साइट पे पब्लिश हो जाता है कि। नर्वस थे? नर्वस नहीं था इतना एक्चुअली। मुझे कुछ होप भी नहीं रही थी इस साल, क्योंकि पीयूष नहीं निकले थे, तो मुझे कुछ होप नहीं थी कि हो सकता है। एक्चुअली मैं पॉजिटिव था कि होगा, बट एक्सपेक्टेशन नहीं की थी मैंने कोई। ठीक है। मैंने जैसे रिजल्ट देखा, शाम को 8 बजे घर पहुंचा मैं, 8-5-7 पे रिजल्ट आ गया था कुछ। ठीक है। जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, मैं क्लियर हुआ, मुझे खुशी हुई काफ़ी ज़्यादा। बट मुझे ये हो रहा था कि मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ कुछ। अच्छा, मतलब आपको ये बिलीव ही नहीं हुआ कि आपका हो गया? बिलीव ही नहीं हुआ कि हो गया। मैंने अपनी फ्रेंड को व्हाट्सएप किया, स्क्रीनशॉट लेके उसे पूछा कि, उसे बोला कि एक बार पढ़ो इसे कि हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसने कॉल बैक किया मुझे 2-3 मिनट के अंदर, तो उन्होंने बोला कि हो गया है। लिटिल उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ हुआ हो मेरे साथ। तो फिर मैंने अंदर जाके घर में बताया सबको कि मेरा रिजल्ट हो गया है, क्लियर हो गया एग्जाम। सभी खुशी थे काफ़ी। मतलब जो पहले का एक स्ट्रगल था और ये जो एक मोमेंट था, उसने आपकी लाइफ थोड़ी चेंज कर दी। मैं ये कहूँगा कि हाँ, आगे चलकर और भी चेंजेस आएंगे। चेंज आया। हाँ, चेंज आया। तो अब कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ अचीवर्स अड्डा पे आएंगे और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी इस शो को? एक ड्रीम था कि हाँ करना है ये, चाहता था कि मैं ऐसा हो कुछ। तो कुछ अगर बताना चाहें हमारे एस्पायरेंट्स के लिए, कोई आपका एक सजेशन, कोई एक आपकी लाइफ में जो आपने फोकस किया कि ये चीज़ मैंने फेस की है, उसको अगर आप पार पाओगे तो अच्छा होगा? बैक टू बैक फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो आप पास भी होगे, बट कंडीशन ये होगी कि आप करें उसे। ठीक है। ये ना हो कि आप ना स्किप कर दो उस चीज़ को। स्किप करने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा वो। चलिए आखिरी सवाल, 2 सवाल और आखिरी। एक सवाल और है कि आम जिंदगी में, डेली लाइफ में, जब आप प्राइवेट जॉब करते हो या फिर जब गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो उनमें अंतर क्या दिखता है आपको? मतलब आपका ये बैंकिंग सेक्टर ही क्यों आपका एक झुकाव हुआ, बाकी सेक्टर्स में क्यों नहीं है? कि आपने कहा जियो में आपने काम किया है, तो वो स्विच करके ये क्यों? बेसिक तो यही था कि 9 to 6 जॉब नहीं करनी थी मुझे। ठीक है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर को लोग कहते हैं कि काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट एक ड्रीम भी था ये कि बैंकिंग में जाना है मुझे, कुछ डिफरेंट करना है। बीटेक की मैंने, बट मुझे लोगों ने बोला कि बीटेक के बाद आप बैंकिंग में जा रहे हो, गलती कर रहे हो आप। बट मुझे चाहना था कि एक बार की बैंकिंग में एक बार तो जाना है बैंक। लोगों को इस चीज़ का आंसर देना था मुझे कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ। तो एक सवाल और है कि कई लोग होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको हेल्प किया होगा इस पर्टिकुलर जर्नी में, तो अगर उनके लिए कुछ कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस केस में। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बीटेक के बाद बैंकिंग में जा रहे हो, गलत कर रहे हो, या फिर आप जॉब को छोड़ रहे हो। मेरे ब्रदर ने मुझे फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट किया, मेंटली काफ़ी सपोर्ट किया, इमोशनली काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी फ्रेंड एक आस्था, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया हर चीज़ में। ठीक है। जिस टाइम मैं डिप्रेशन में था, सिर्फ उसी को पता था कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसने मुझे काफ़ी इमोशनली सपोर्ट किया। और आखिरी में, हाउ डिड बैंकर्स अड्डा हेल्प यू? हाउ डिड करियप्पा ओवरऑल हेल्प यू? बैंकर्स अड्डा कैप्सूल्स काफ़ी बेनिफिशियल रहे मेरे लिए। ठीक है। उसके अलावा बैंकर्स अड्डा की फैकल्टीज़ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अक्षय सर ने मुझे मेंटली काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक है। उनके मोटिवेशनल लेक्चर्स रहे। ओके। अभिजीत सर ने जीए में काफ़ी सपोर्ट किया मुझे।
अभिजीत मिश्रा। अभिजीत मिश्रा सर जी। एंड राकेश सर रीजनिंग में वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहे मेरे लिए। तो कोई आखिरी मैसेज हमारे एस्पायरेंट्स के लिए? मैसेज यही है कि फोकस करिए, सीरियसली फोकस कीजिए, मेरी तरह ना कीजिए कि आप टाइम ले रहे हो काफ़ी ज़्यादा। सीरियसली फोकस करेंगे तो एग्जाम एक टाइम में भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं। तो ये थे हमारे सामने नितिन, जिन्होंने स्टार्टिंग में जब तैयारी की तो इनका फोकस नहीं था, पर आगे चलकर इन्होंने दिखाया कि अगर आप सही फोकस करते हो और लगन से काम करते हो तो बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हो कोई भी पेपर। तो शुक्रिया आपका नितिन हमारे शो में आने के लिए। आप देख रहे थे अचीवर्स अड्डा ऑन अड्डा 247, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकर्स अड्डा SSC अड्डा। धन्यवाद।